साथियों, चेक मैटर में यदि आप ट्रायल फेस कर रहे हैं तो आपके लिए दो समस्याएं महत्वपूर्ण होंगी। एक तो है 143A और दूसरा है 148 NI एक्ट, क्योंकि दोनों में ही इंटरिम कंपनसेशन की जो है बात की गई है और ये कंपनसेशन देना अनिवार्य तो नहीं है, पर ऐसी व्यवस्था कोर्ट ने बैठा रखी है कि आपको ये पे करना ही करना है। और समस्या गंभीर काफ़ी उस स्टेज में हो जाती है जब आप कन्विक्टेड हैं, आपने अपील कर रखी है और कोर्ट ने कंडीशन बेल दी है कि जो भी अमाउंट ऑर्डर्ड है आप 60 दिन में अदा नहीं करेंगे तो आपका जो बेल ऑर्डर है इट शैल बी डीम्ड टू बी कैंसिल्ड और वहाँ पर आपको जेल जाना पड़ सकता है। और कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, तो हर आदमी को जेल से बचना है। तो वो क्या करेगा, अपने जो रिलेटिव उनके पास जाएगा, अपने मित्रों के पास जाएगा और अल्टीमेटली वो अमाउंट अरेंज करेगा और 60 दिन के अंदर अंदर जो है कोर्ट में जमा कराएगा। अगर वो अमाउंट जमा नहीं हुआ या कोई टेक्निकल एरर हुआ तो उस कंडीशन में जेल उसके लिए तैयार खड़ी है। तो हम करें क्या, बचे कैसे, और क्या ऐसा संभव है कि ये अमाउंट हमें इंस्टॉलमेंट में देने के लिए कोर्ट जो है अलाउ कर दे? कोर्ट आपको कभी भी अमाउंट इंस्टॉलमेंट में देने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ये गलतफहमी जो है दिल से निकाल देना। कोर्ट क्या बोलेगा, भाई अमाउंट दो अदरवाइज जेल जाओ। तो एक बड़ी समस्या, हालांकि कई लॉ बीच में भी आए। अगर हम पंजाब हाई कोर्ट को देखें तो उन्होंने कहा था कि सेक्शन 389 CRPC का जो स्कोप है जिसमें आपको बेल मिलता है वो बिल्कुल डिफ़र है 148 NI एक्ट से। पर इसके बावजूद भी कोर्ट का रवैया जो है वो 148 NI एक्ट की तरफ जो है बड़ा ही पैनिक है कि अमाउंट दो मीन्स दो, अदरवाइज यू हैव टू फेस द बिटर कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो आदमी इज़्ज़तदार है या अमाउंट जमा कराना चाहता है बट शॉर्ट टाइम है, किस्तें हो नहीं पा रही है, तो वो क्या करे? उसके पास तीन ही विकल्प है कि या तो वो एब्सकॉन्ड हो जाए, भाग जाए, पर ये कोई समाधान नहीं है, या वो सुसाइड कर ले, ये भी कोई समाधान नहीं है, या फिर वो सरेंडर होकर जेल जाए, ये भी समाधान नहीं है। तो समाधान दे क्या कि हम तीनों से जो है बच जाए। क्लियर है बात ये? तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ कानून में अवेलेबल हो सकती हैं उस पर मैं आज की वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। साथियों, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और एक बात यह भी किसी ने कही है कि मन के जीते जीते और मन के हारे हार। अगर आप मन से हार गए ना तो बिल्कुल हार गए। देखो साथियों, ज़िंदगी में कोई काम आपके नहीं आएगा, केवल दो चीज़ आपके काम आएगी, नॉलेज और मनी। अगर मनी नहीं है, नॉलेज कितनी भी हो तो बेकार है, और मनी कितना ही हो पर अगर नॉलेज नहीं है तब भी जो है ज़िंदगी ख़राब है। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है होना ज़रूरी है, और उसी कॉम्बिनेशन के तहत जो है हमें आगे अब काम करना है। साथियों, मेरे कोई रिलेटिव थे या मेरे मिलने वाले कह लीजिए आप, उनके साथ भी सेम ये समस्या आई कि उनका चेक था करीबन 20 लाख का, ट्रायल फेस करी एंड अल्टीमेटली ही गॉट कन्विक्टेड। उनकी जो है अपील फाइल की गई और अपील में कोर्ट ने ये कहा कि जो फ़ाइन अमाउंट है करीबन 25 लाख जो कोर्ट ने फ़ाइन किया था, ट्रायल कोर्ट ने, उसका 25% जो है आप जमा कराइए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि 25% जब कोर्ट ने अवार्ड किया इंटरिम, तो ये अमाउंट हो गया 6.25 लाख। और ये अमाउंट 60 दिन में अरेंज करना ईजी नहीं था, क्योंकि 3 कंडीशंस कोर्ट ने लगाई थी कि ये अमाउंट 60 दिन में जमा कराएं, अगर जमा नहीं कराएंगे तो बेल की जो कंडीशन उसका वायलेशन होगा और आपको जेल जाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपको फेस करने पड़ेंगे। ये अपने रिलेटिव के पास गए, फ्रेंड के पास गए, कईयों के पास जो है गए, पर किसी ने इनकी हेल्प नहीं करी। एंड में जो है ये परेशान हो गए कि हेल्प मुझे नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ, अब मैं जेल जाऊँगा, और मैं अमाउंट देना चाहता हूँ, मैं जेल जाना नहीं चाहता हूँ, बट क्या करें, कैसे हेल्प मिले? ये फिर कोर्ट के पास गए, कोर्ट से रिक्वेस्ट करा कि भाई इसको किस्तों में कर दूँ। कोर्ट ने कहा जी नो, प्रोविज़न नहीं है, आपको अमाउंट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करने पड़ेंगे। करें क्या? तो मेरे पास में जब आए तो मैंने इनकी बात को सुना, समझा, बट सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा था कि क्या निकालें। ये था बेसिकली। और
कहते हैं ना कि इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ सॉल्यूशन यू आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैंने मेरी रिसर्च टीम से कंसल्ट किया, उनके पास भी इसका कोई सॉल्यूशन 100% नहीं था कि इसको इस मुसीबत से बाहर निकाले कैसे, क्योंकि अमाउंट देना चाहता है बट पेमेंट को हम डेफर कैसे करें कि इसको बेनिफिट भी हो जाए और ये बच भी जाए। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि मुझे किसी काम से जो है बाहर जाना पड़ा और बीच में जो है मेरा बर्थडे भी था, तो मुझे जो है एक आईफोन लेना था। मैं आईफोन लेने जो है अकॉर्ड के पास गया और मैंने कहा कि भाई मुझे आईफोन लेना है। तो वन ऑफ द पर्सन एट अकॉर्ड, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, उसने मुझे एडवाइस करा कि आप पूरा अमाउंट पे करने की बजाय वाई यू आर नॉट टेकिंग द हेल्प फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने कहा वाई? उसने कहा सर अगर हम एक अमाउंट एट रैंडम पे करते हैं, ठीक है, तो आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि उस अमाउंट को आप कहीं भी इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते थे, पर चूंकि हम उसके फ्रैक्शंस कर रहे हैं और अगर आपका सिविल अच्छा है और आपके पास जो कंसर्न कार्ड है उसमें अगर लिमिट है तो हम आपको एक बड़ा बेनिफिट भी जो है दे सकते हैं, उस तक कि आपको डाउन पेमेंट भी देना नहीं पड़े। तो मैंने कहा यार ऐसे तो पॉसिबल होता नहीं है, फिर भी आप चाहो तो करके देख लो। और वास्तव में जो है वो हुआ और जो चीज़ का अमाउंट मुझे देना पड़ रहा था एक साथ, वो मुझे अब फ्रैक्शन में देना पड़ा। वहीं से जो है मैंने इस फॉर्मूले को जो है उस व्यक्ति की प्रॉब्लम से जो है अटैच कर दिया। मैंने कहा जब मेरे लिए बैंक कर सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन कर सकता है तो इसके लिए भी कर सकता है और हर भारतीय के लिए कर सकता है, क्योंकि आपको वहाँ पर नीयत साफ रखनी है और जो आपकी हेल्प कर रहा है उसका अमाउंट चुका देना है। बट ये दो बातें जो है हमको दिमाग में रख के चलनी पड़ेगी। तो मैंने अल्टीमेटली क्या करा कि एक इंस्टीट्यूशन से जो है लोन लिया, ठीक है जी, और ये लोन जो है हमने कोर्ट में लेकर जो अमाउंट था वो कोर्ट में जमा करा दिया। अब यहाँ पर कोर्ट तो बोली जब अमाउंट जमा हो गया तो हमारी जो कंडीशंस थी वो आपने फुलफिल कर दी, क्योंकि मतलब कोर्ट को ये नहीं कि अमाउंट आप कहाँ से लेके आ रहे हो, कोर्ट को तो अमाउंट चाहिए भाई। आप अमाउंट जमा करा दो कि यू आर एट सेफ हैंड, अगर अमाउंट जमा नहीं होता तो आपको बेटर कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ते हैं और यही इस देश का दुर्भाग्य भी है। तो उस लोन अमाउंट को हमने अवेल किया 1.6% में, क्योंकि ये पर्सनल लोन था। अब जरा सोचिए, हमें कंपैरेटिव चार्ट लेते हैं, उससे आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा। अभी चल रहा है अपना 2022 और कोर्ट का ऑर्डर भी है, तो 6,25,000 रुपये इसको 2022 में जमा कराने थे और जमा नहीं कराता तो क्या होता, इसको जेल होती, परेशान होता। तो अल्टीमेटली इसने लोन लिया 5 साल का, ये एक सिक्योर्ड लोन था। तो अब ये पेमेंट जो है डेफर हो गया 27 तक, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है उसने तो अमाउंट अदा कर दिया कंसर्न कोर्ट को और कोर्ट जो है फ्री हो गया। अब गेम हो गया बैंक और कंसर्न जो व्यक्ति जो जिसने लोन लिया है उसके बीच में। तो ये 6,25,000 रुपये का अमाउंट जो है ये देना है इसको बैंक को, पर अमाउंट पूरा नहीं देना है, ये अमाउंट किस्तों में देना है। क्लियर हो गया आपको? अब इसने जो है 11.6% से इसको लोन पर उठाया, ये है मोटा मोटा। तो सबसे पहले जो बेसिक अमाउंट है जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ये इसको देना है 60 किस्तों में। तो इसकी हम 60 से डिवाइड करते हुए किस्त निकालते हैं, एक महीने की किस्त जो है कितनी आएगी। तो 625,000 डिवाइड बाय 60, ये किस्त आ रही है मोटा मोटा 10,416.6। इसको अपन राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10,417। और आपकी सुविधा के लिए मैं इसको यहाँ से हटा के वापस से यहाँ लिख रहा हूँ। ये पर मंथ प्रिंसिपल है, अपन एक एवरेज लेके चल रहे हैं। अब इसमें आता है कंप्यूटेशन इंटरेस्ट का, तो 625,000 इंटू 11.6 करके देखिए जी कितना आ जाएगा, 725,000, और इसको आपको डिवाइड करना है 12 से। तो पर मंथ जो किस्त है टेंटेटिव वो है 6041.6। इसको भी अपन राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6041 की जगह 6042। अब 6042 को अपन ऐड करते हैं 10417 में, तो कितना आ गया 16459। ये इसकी पर मंथ किस्त है जो कि इसको चुकानी है लगभग 5 साल तक। और जैसे ये 5 साल चुकाएगा तो जो अमाउंट है वो निकल के आएगा
7540, इसमें से हम 625000 माइनस कर देते हैं, तो टेंटेटिव जो ब्याज आ रही है वो आ रही है 362540। अब कुल मिला के 3,62,000 रुपये ब्याज पे करी है, ये तो है। पर इसको ब्याज मत मानो, इसको मानो कि हमने फ़ीस दी है इंस्टीट्यूशन को, ये मान के चलो अब तो आप रहोगे सुखी, अदरवाइज़ आप हो जाओगे दुखी। अब ये अमाउंट उसको आज देना पड़ता तो उसके लिए बड़ी मुसीबत थी कि उसने ब्याज का फ्रैक्शन लेके इस अमाउंट को जो है डेफर कर दिया और किस्तों में अमाउंट जो है पे कर दिया। टेंटेटिव यही तो बात है। अब चूँकि हम लोग जानते हैं चेक मैटर में जो यूजुअल इंट्रीम है वो होते हैं 1,50,000 या 2 लाख या 3 लाख, टेंटेटिव है। ये तो बहुत ह्यूज अमाउंट था, ये रेयर एंड रेयर होता है। तो वहाँ पर आप इस तरह से अपना वर्किंग मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी आप लोन फैसिलिटी अकॉर्ड कर सकते हो इंस्टेंटली, और उसके बाद जो पेमेंट है उसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हो और एक मामूली ब्याज देनी है आपको, और कुछ तो 1.17% ही चार्ज करते हैं और कोई आपसे क्वेरी भी नहीं होनी है। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि आप इतना परेशान होने की बजाय चीज़ों को ईजी करोगे ना तो आपके लिए भी चीज़ें ईजी होंगी, और जितना चीज़ें आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतना आपके लिए भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी। तो मेरा आप सबसे सबमिशन ये है कि थोड़ा समझदार बने और चीज़ों को जो है समझें और उसके अकॉर्डेंस में जो है एक्ट अपॉन करें। और इंस्टीट्यूशंस आपकी हेल्प के लिए, बट हम चूँकि हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, कोई हमें अवेयर नहीं करता, तो हम मुसीबत में जो है फंसते जाते हैं। क्लियर है बात ये? हम चीज़ें सिंपल करेंगे उतना हमारा ही फ़ायदा होगा। जैसे इसने किया, अभी ये अमाउंट नहीं दे पाता तो क्या होता, जेल जाता। इसने किस्त कर ली तो इतनी किस्तें ये भरने को तैयार है। 17,000 रुपये इसके लिए एक मामूली अमाउंट था, तो ये लगातार पे करता गया। तो मेरा कहना यह है कि कमर टूट जाए, इससे अच्छा कि अपनी फाइनेंस मजबूत रखो, और जो अमाउंट आपके हैंड में अगर पड़ा हुआ भी है तो उसको और कहीं इन्वेस्ट कर दो। आपको FD में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, SIP में कर सकते हो, और उससे ब्याज ले लो और उस ब्याज को इस ब्याज से जो है कंपनसेट कर लो। तो ये आपने कर दिया स्क्वायर ऑफ। तो कुल मिला के नुकसान कुछ नहीं हुआ, केवल और केवल हमें टेक्निक से जो है खेलना आना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि नॉलेज और मनी ही आपको सेव कर सकते हैं। अगर मनी है नॉलेज नहीं है तो मरे, और नॉलेज है मनी नहीं तो मरे। तो बहुत कॉम्बिनेशन में जो आपको जो है खेलना पड़ेगा, तभी आप जो है जीत सकते हो और समस्याओं को जो है इजीली हल कर सकते हो। क्योंकि अपील देखो तय होंगी 4 से 5 साल में, ठीक है ना। और तब तक अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो हमें काफ़ी इजी रहेगा वर्कआउट करने में और चीज़ों को स्टेबल करने में। तो चीज़ों को स्टेबल करें, घबराए नहीं, और इस तरह से हम एक वर्कआउट करके जो बेसिक पहाड़ था उसको हमने बहुत छोटा कर दिया, समस्या को हमने बहुत छोटा कर दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कॉन्सेप्ट है, और मेथड जो है पूरा लेजिटिमेट है, इसमें कोई भी बेईमानी या इलीगलिटी नहीं है। पर 3 बात ध्यान रखें कि जो इंस्टीट्यूशन आपकी हेल्प कर रहा है उसका अमाउंट टाइम पर जो है पे कर दें। अनाप शनाप खर्चे जो अभी अपन कर रहे हैं उसको भी थोड़े टाइम जो है बंद कर दें, ताकि समस्या से जो है अपन निपट सकें। और इसके साथ साथ अपने केस पर और अपनी अर्निंग्स पे जो है फोकस करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है या बहुत दिक्कत में है या लगता है कि हम बैंक को अदा नहीं कर पाएंगे, तो इस फैसिलिटी को जो है अवेल नहीं करें। आपके पास पैसे हैं पर एकदम देना नहीं चाह रहे हैं, और या थोड़े पैसे हैं और बाकी अरेंजमेंट्स नहीं हो पा रहे, तो ये फैसिलिटीज़ जो है काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करने को तैयार है। पर थोड़ा सा आपको अलर्ट मोड पे चलना पड़ेगा। चीज़ें अपने आप सिस्टमेटिक हो जाएंगी, चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखो कई लोग परेशान हो रखे हैं इस समय, तो उनको एक हेल्प मिल जाएगी, बच जाएंगे बेचारे, अदरवाइज़ उनको कोई हेल्प नहीं करेगा। और खुद उनके सलाहकार भी कहेंगे भाई तुम अमाउंट लेकर आओ, तुम कहीं से भी लेकर आओ। तो क्यों ना हम एक ऐसे मेथड को साथ में लेके चलें जो हमारी हेल्प भी इजीली कर सके। और चूँकि अमाउंट छोटा होता है तो उसको फाइनेंस करने में दिक्कत नहीं आती है। और एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि आपका सिविल स्कोर थोड़ा ठीक होना चाहिए, और इसके अलावा आपकी बैंकिंग जो है ठीक होनी चाहिए। और नहीं भी है तो यहाँ पर CA आपकी हेल्प कर सकते हैं इसको इम्प्रोवाइज़ करने में और उस पर वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि 60 दिन का टाइम मिलता भी है आपको, और 30 दिन को अपन वैसे भी एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो घबराएं मत, केवल और केवल कंसेप्चुअली एक्ट करें एंड डेफिनेटली वी विल हैव द बेटर सॉल्यूशन। तो साथियों टॉपिक अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।